बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज हम लोगों ने पाकिस्तानी सियासत और बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगले 2 साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और इन तब्दीलियों के अंदर अपोजिशन और हुकूमत के लिए क्या लिखा गया है तकदीर के अंदर, वो भी देखना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फरमाया, पहले वो सुनिएगा। सबसे बड़ी वजह एक गरीब गुर्बत की यह है कि उसके मुल्क का जब पैसा चोरी होकर बाहर जाता है, एक आदमी पैसा चोरी करके भाग के लंदन बैठा है, वो तकरीरें कर रहा है और उसके लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, तो फिर चोरी में क्या बुरी चीज है? जब अब माशरा ही नहीं उससे लड़ेगा तो गवर्नमेंट कितने करप्ट लोग पकड़ सकती है? और ऊपर से जब देखते हैं कि जी बड़े बड़े लोगों ने अरबों चोरी किया हुआ है, तो थानेदार को आप कह रहे हैं या पटवारी को कह रहे हैं या किसी उनको कह रहे हैं या आप सीधे हो जाएं, बाकी वो ऊपर वो खास लोग हैं वो चोरी। ऐसे भी कभी अब नाम लिए बगैर इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं और तनकीद का निशाना भी कर रहे हैं। बात करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब की बिल्कुल बजा है कि जहां करप्शन होती है वहां गरीब का बेहतर जिंदगी की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि गरीब की जिंदगी को बेहतर करने के लिए पिछले 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया? क्या महंगाई के अंदर इजाफा नहीं हुआ? क्या गुर्बत के अंदर इजाफा नहीं हुआ? क्या वो नौकरियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना थी वो मिल गई? क्या वो वादे जो घरों के आपके सामने ही थे, 50 लाख घर बनाने के, वो 3 साल के अंदर अगर हम डिवाइड करें उस हिसाब से तो क्या वो हमें नजर आ रहे हैं? 10 लाख घर हर साल बनना थे, 2 साल रह गए हैं। 2 साल के अंदर कहा यह जा रहा है और चहमगोइयां इंतखाबात के बारे में शहर इक़्तिदार में ये चल रही हैं कि ये जो इंतखाबात हैं ये जल्दी हो जाएंगे और इसकी तैयारी पकड़ बैठी है पंजाब की हुकूमत भी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पिछली हुकूमतों के ऊपर तमाम मलबा डालते हुए अपने इंतखाबात को जीतने की कोशिश करेगी या कारकर्दगी की बुनियाद पर कोशिश करेगी? दूसरी तरफ हमारी ऑपोजिशन भी बिफरी हुई नजर आती है। 2 बड़ी जमातें तो एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से सलाम करने को भी तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को भी लोगों ने अपने वोट दिए और वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया, लेकिन वहां भी महंगाई की बात कम और अपनी अपनी जाती बातें ज्यादा होते हुए सुनाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सियासी गुफ्तगू की तरफ बढ़ें, ये मोहसिन पाकिस्तान के शायान शान ना होगा कि हम उनकी कल इस दुनिया फ़ानी से कूच करने के ऊपर उनको खिराजे तहसीन या उनकी जितनी काविशें पाकिस्तान के हवाले से थी उस हवाले से उनको खिराजे तहसीन ना पेश करें। मोहसिन पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाली शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कल हम तमाम पाकिस्तानियों को अपने सोगवारान बनाकर चले गए। इस दुनिया से तो वो चले गए, लेकिन इनकी लेगेसी, उनकी काविशें, उनकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ ता क़यामत याद रखी जाएंगी। मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें छोड़कर पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए एक राह हमवार कर दी। उन्होंने ये बड़े क्लियरली फरमाया कि मैंने इस दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ या इतनी मेहनत इसलिए की ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर और सोशल सिस्टम के तौर पर एक ऐसी फलाही रियासत बन सके जहाँ तमाम पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी हिफ्ज़ व अमान के साथ और अमन व सुकून के साथ गुजार सकें। अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके बानी समझे जाते हैं और बानी हैं, वो 1936 में भोपाल में भारत में पैदा हुए और उसके बाद पाकिस्तान हिजरत की। पाकिस्तान में हिजरत करना और पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर देना, पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना डॉक्टर AQ खान की एक तरह से उनकी एम्बॉडीमेंट, वो सैक्रिफाइस की हम लोगों को सामने नज़र आई। इसके अलावा 1960 के अंदर कराची के अंदर उन्होंने मेटलर्जी के अंदर डिग्री हासिल की। उसके बाद वो बाहर आला तालीम के लिए और उसके बाद जॉब के लिए चले गए। जब भारत ने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स किए तो उस टाइम पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस टाइम के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बज़रिया ख़त कॉन्टैक्ट किया और वहाँ
पाकिस्तान के दिफा को वाकई में नाकाबिले तस्खीर बनाने का अमल शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जो कि वो वेस्ट में गुजार रहे थे उसको छोड़कर पाकिस्तान आना और पाकिस्तान में आकर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू किया। 1998 इन तमाम 1974 से लेकर 1998 तक वो तमाम के तमाम अदवार के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, लेकिन वो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए दिन रात एक करते रहे। 1998 आता है, भारत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करता है, नवाज शरीफ साहब का दौर आता है, इंटरनेशनल बहुत दबाव होता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, एटमी ताकत ना बन जाए, एक ऐसा बम ना बना दे जो कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी मुसलमान उम्मा को महफूज बना सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। लेकिन अनथक मेहनतों के बाद, दिन रात काम के बाद और बहुत ही ज़्यादा जो काविश वाला पूरा सिस्टम, पूरा काम है यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर उसको एटॉमिक बॉम्ब तक पहुंचाना, वो काम हुआ और 28 में 1998 को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तमाम काविशें रंग लाईं और पाकिस्तान पहला मुसलमान एंड ओनली मुसलमान एटॉमिक पावर बनकर सामने आया। मैं अपने तमाम मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी और सबसे पहले सेगमेंट में हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की इन काविशों को सलाम पेश करेंगे, इन तमाम की तमाम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, इस पूरी कौम को इस लेवल तक पहुंचाने में कि पिछली जो हम लोगों ने 2.5 दहाइयाँ गुजारी वो बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें देखकर गुजारी और इसकी वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके तमाम करदा ना करदा गुनाहों को माफ़ भी करे और जन्नत में आला मकाम भी दे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, चौधरी जफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसके अलावा हसान खावर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया हसान, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। कल डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तो चले गए और वो एटॉमिक ब्लास्ट जो हुए थे वो यकीनन PMLN के ज़माने में ही हुए थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के टाइम पर ही हुए थे। एक ऐसा शख्स चले जाना जो कि कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को हिस्ट्री के अंदर उसका नाम लिखवा गया, उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। बहुत ही मुख्तसर और सादा सी बात कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी रंग, नस्ल और ज़ुबान बोलने वाले से बात करें तो शायद कायदे आज़म के बाद और जो मुल्क के लिए खिदमत सारे लोगों की हैं, करते हैं, तो डॉक्टर साहब के मुतल्लिक लोगों के जो जज्बात हैं, जो एहतराम है, वो बिल्कुल सबसे अलग है। और कल ये देखा भी कि लोग किस तरह मौसम की ख़राबी के बावजूद फैसल मस्जिद का रुख किया, कितनी दूर रुकना पड़ा और कहाँ तक लोग चल के और वो अपने एहतराम और अकीदत का उन्होंने इजहार किया। यकीनन हमें फ़ख्र भी है डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की तमाम वो टीम जो उनके साथ थी, काम किया जिन्होंने, कि वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, हमें महफूज बनाया और वही एनर्जी अब बहुत सारे और शोबों के अंदर, वो एग्रीकल्चर में भी काम दे रही है, वो आपकी पावर जनरेशन में भी काम दे रही है, लेकिन बुनियाद तब रखेगी। तो हमें बतौर कौम उनको खराज अकीदत पेश करना है, करते रहना है। कल के जनाजे में मुझे बतौर सियासी कारकुन एक दुख ज़रूर है कि मेरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म नहीं थे, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान नहीं थे, होना चाहिए था। बहुत सारी सियासी क़यादत भी नहीं थी और अप्रिशिएट करूँगा मैं CM सिंध को कि वो आए, पहुँचे और शरीक हुए। राइट। हसान खावर साहब, ये शिकवा सिर्फ और सिर्फ शायद चौधरी साहब को नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को है और सोशल मीडिया पर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इस बात पर गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। पहले तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का इस जहाने फ़ानी से कूच करने पर आपका कमेंट, और क्यों जब स्टेट फ्यूनरल था तो अहम शख्सियात वहाँ मौजूद नहीं थी? जी देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जैसे चौधरी साहब ने आपको बताया है, हर दिल अजीज़ शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि कौम का एक एक बच्चा ना सिर्फ उनको जानता था बल्कि दिलो जान से चाहता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ ये है
कि हमने जो मशअले राह छोड़ के गए हैं उसको हमने बुझने नहीं देना, उनका जो मिशन है उसको हमने ख़त्म नहीं होने देना। हमने जो हमारी कौम के मेहमान हैं, जो अगली नस्ल है, उसमें से हमने कई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पैदा करने हैं जो कि इस मुल्क की तरक्की में और इसको नाकाबिल तस्खीर बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेहतर खराज अकीदत और खराज तहसीन होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को कि हम उनके मिशन को ज़िंदा रखें और उनके नस्ब नैन और उनकी ज़िंदगी की काबिशों को अगली स्टेज पे लेके जाएं। जहाँ तक बात है उनके जनाजे की, देखिए इस पे तो जाहिर है कि जिन आप लोगों की बात कर रही हैं वो इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती का जब जनाजा है ना, तो ये एक बहुत छोटी बात रह जाती है कि कौन आया या नहीं आया। मैं आपको ये बात यकीन से हसन साहब, बताता हूँ इतनी बड़ी कि हस्ती के सामने कोई और हस्ती इतनी बड़ी नहीं हो सकती, ना वजीर आजम साहब, ना आप क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, तो ना कौन सीएम आया कौन पंजाब। ना आया। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी कौम का एक एक शख्स इस दुख में सोगवार था, उनके साथ था। जो लोग लाहौर में थे, कराची में थे, कोयटा में थे, हर शख्स उसके अंदर दिलो जान से शरीक था, अगर वो फिजिकली नहीं भी था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा चले हूँ। और चले, आई विल नॉट एक- आर्ग्यू ऑन दैट, आई विल नॉट आर्ग्यू ऑन दैट, विल लीव दैट फॉर अनदर डे। तैमूर तालपुर साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? कल जो हस्ती चली गई पाकिस्तान से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फील्स ऑर्फन टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दुख है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर मौजूद शहरी को। इट वाज अ ग्रेट लॉस। हम तो सिर्फ एक ही फील्ड में सोचते हैं कि हमें न्यूक्लियर पावर दिया, हमें मजबूत किया, हमें इंडिया के सामने खड़ा होने जैसे के लिए ज़्यादा ताकत दी हमने। और उसके अलावा भी बहुत से फील्ड में बहुत सी चीज़ों में जिसमें मरहूम खान साहब ने हमें किस किस तरह से सपोर्ट कर, किस किस टेक्नोलॉजी में, इवन अदर देन न्यूक्लियर, जो हमारे मुल्क को उनसे हासिल हुई। मैं फख्र करता हूँ कि मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने उसको बात को वजन दिया, उसकी अहमियत को जानते हुए वहां जाकर कराची से उड़कर इस्लामाबाद जाके वहां पर सोग में बराबर के हिस्सेदार भी हुए और नमाज जनाजा पर भी पहुंचे। पर मुझे एज अ पाकिस्तानी बड़ा दुख भी हुआ कि मेरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पर भी ना पहुंच सका। और मुझे याद दिला दी उस किस्से की जब ढेरों बॉडीज, ढेरों लाशें कहीं इंतजार में बैठी थी कि प्राइम मिनिस्टर आके और हमें मनाएगा, हमारी बातें सुनेगा। पर उन्होंने जिद करते हुए आखिर तक ही रिफ्यूज टू गो देयर। वो पता नहीं कितने दिन तक बॉडीज वहां पर खराब होती रही। अब पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी। चले खान साहब तो शायद डरते उनका जादू टूना हट जाएगा, पर प्रेसिडेंट साहब को नहीं भेज सकते थे। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब इतना बिजी है कि वो कुछ ट्रैवल करके वहां तक नहीं आ सकता था? तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये पाकिस्तानियों के दिलों में, ज़हनों में रहेंगी आज तक नहीं, पर मेरे ख्याल से डिकेड्स तक आने। वो याद रखें कि हमारे नेशनल हीरो को जो रिस्पेक्ट मिलनी थी, हमारे नेशनल हीरो को जो इन लोगों को देना चाहिए था, जिस तरह का फ्यूनरल, वो ये नहीं दे सके। राइट। मैं इसी पॉइंट पर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जो शख्सियत पाकिस्तान से चली गई, उस शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद अपनी तमाम की तमाम अच्छी ज़िंदगी को कुर्बान करके पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान को 2 दफ़ा बचाया, एक दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब के टाइम पर और एक दफ़ा जब सारा मलबा पाकिस्तान पर दुनिया डालने की कोशिश कर रही थी। ऐसी अजीम शख्सियत को पूरी पाकिस्तानी कौम का खिराज तहसीन और सलाम, और मेरी तरफ से बिलखुसूस और मेरी टीम की तरफ से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस हाई पेडेस्टल पर हम लोग उनको समझते हैं, हम यकीनन कायदे आज़म के बाद उनको एक सेकंड पाकिस्तान का एक मोहसिन के तौर पर समझते हैं। एंड वी प्रे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जन्नत में आला तरीन मकाम मिले। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर सियासत का रुख करेंगे कि पाकिस्तानी सियासी अखाड़े के अंदर चल क्या रहा है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। मेरे तमाम मेहमानों के कमेंट्स भी आपने सुने। अब ज़रा सियासत की तरफ बढ़ते हैं। और पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि हुकूमत
और अपोजिशन दोनों ही बिखरी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत के हलकों के अंदर लड़ाइयां हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रही है। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से आगे लाहे अमल बनना था। चौधरी साहब, हुआ क्या? पहले तो ये कह रहे थे कि कोई बड़ा काम करेगी पीडीएम, फिर उसके बाद बिल्कुल ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। शेख रशीद साहब ने एक बात कही थी, वो मैं वो सुनवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ बाकायदा सवाल लेकर आऊँगी। टीम वो प्ले करिए, शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया, सुनिएगा। इलेक्शन में 20-22 महीने रह गए हैं और आखिरी 6 महीने वैसे निकाल दें, और अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। तो शेख रशीद साहब की इस बात के बाद उससे पहले चहमगोइयां चल रही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर देना है जो शायद वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर नहीं कर सकी। चौधरी साहब, उससे पहले कहा जा रहा था कि पीडीएम कोई बड़ा प्लान लेकर आएगी, पीडीएम का कोई प्लान भी नहीं बना। कहीं शेख साहब की बात आप लोगों के दिल में घर तो नहीं कर गई कि 2 साल रह गए हैं, इस तरफ ना जाए? शेख रशीद साहब खुद किसी के दिल में घर नहीं कर सके तो उनकी बातें किसी के दिल में क्या घर करेंगी। उन्होंने बस शॉट्स लगानी होती हैं, आके बस सोलो फ्लाइट की और बातें इधर से उधर की। आज तक कभी कोई संजीदा बात, ये वही शेख रशीद साहब हैं जो कह रहे थे कि इस पाकिस्तान को आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, वही है ना? नहीं, मैं तो उस पे कमेंट नहीं करूंगी। नहीं, ही इज दैट पर्सन। और अभी 2-4 माह पहले की बात है जब लाहौर में टीएलपी वाला मामला हुआ, कोई कहता था पाबंदी है, कोई कहता था नहीं है, ये वही शेख रशीद साहब हैं। तो आप उनकी किस बात पे जाएंगे? कोई उनका सियासी नज़रिया, कोई सोच, उन्हें तो जो कहा जाता है उसके मुताबिक वो चल पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं, जो उनके अपने करने के काम हैं। आप इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, अपोजिशन जमातें नाकाम, बिल्कुल पिट गई, सारी बातें दुरुस्त हैं। ये बताएं मौसूफ के वो क्या कर रहे हैं? 3 साल में रेलवे तबाह किया, कोई एक चीज़ उनके क्रेडिट में बता दें 3 साल में रेलवे के मामले में? वो जहां हम छोड़ के गए थे उससे पीछे गए हैं। फ्रेट ट्रेन्स कम हुई हैं, पैसेंजर ट्रेन्स कम हुई हैं, खसारा बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ रहा। और जब ये तबसरा अपोजिशन पे करते हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल हुकूमत करके कोई एक इदारा गिन लें जहां कोई बेहतरी हम ना ला सके, हमने करके दिखाया, वी प्रूव्ड। आपके बारे में हुकूमत का बिल्कुल ये मौकफ नहीं है। आपको पता है हुकूमत आपके बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत मेकअप कर देना, पुटीने भर देना, वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने इदारों को खोखला किया। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज। देखें, गवर्नमेंट जो भी कहे, बात ये है कि मैं और आप क्या हमारे यहाँ कभी ऐसा मैं हुआ? और आप ना कहे, मैं न्यूट्रल। चले मैं अपनी बात करता हूं, कंप्लीटली न्यूट्रल। हमारे दौर में कभी ऐसा हुआ कि हमने गंदम जो है वो बाहर भेज दी और अपने खाने के लिए नहीं रखी? ये आप लोगों के टाइम पर पेट्रोलियम की कमी हुई, किल्लत हुई, याद है आपको? दी हुई, बिल्कुल हुई। और हमने उसके ऊपर जो जिम्मेदार थे उनको कटहरे में भी खड़ा किया और आइंदा मैनेज भी किया उसे। हमारे दौर में चीनी हमने एक्सपोर्ट की लेकिन अपने खाने के लिए रखी। हमारे दौर में ये नहीं हुआ कि आज 5वां दिन है, DGISI की पोस्ट खाली है और ये हुकूमत नोटिफिकेशन नहीं कर पा रही, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। चले वो तो हुकूमत ही मान लेना। जी वो तो इसी को मान लेना। आप जी हुकूमत ही की बात कर रहा हूँ ना। देखिए हमने नहीं, मुझे हर बात से मसला है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हुकूमत के हर काम से मसला होगा क्योंकि मैंने इस मुल्क में रहना है। अगर वो 5 दिन तक मेरे मुल्क के एक अहम इदारे की तैनाती नहीं कर सकते तो क्या मुझे मसला नहीं है? आपको इसकी वजह महंगाई की बात नहीं कर रहे होना चाहिए चौधरी साहब? महंगाई की अपनी जगह, मैंने इससे पहले महंगाई की बात शुरू मैंने वहीं से किया है, जो मैंने चीनी और गंदम की बात किया। क्या महंगाई की बहरान की बात की है ना? बहरान, उससे महंगाई हुई ना, बाहर भेज दी। चले मुझे जरा जाने दें हसन साहब, एक शोबा बता दें जिसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी हो। ले भाई हसन साहब आपके सामने है, कोई एक शोबा बता दें जिसके अंदर आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी गई हो। कल वजीर आजम साहब ने एक बड़ी तनकीद की है हुकूमत में होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए 3 साल के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ साहब पे। अब अपोजिशन भी कह रही है भाई अब तो हमारी जान छोड़ दें, अब आप कारकर्दगी करके दिखाएं, क्योंकि शेख साहब भी कह रहे हैं, आप लोग भी मानते हैं। अब 2 साल बाद इंतखाबात हैं, 1 साल बाद तैयारी अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। हमारी खबरों के मुताबिक तो पंजाब के अंदर आप लोगों ने तैयारियां करना शुरू भी कर दी हैं, तो वाई ब्लेम द पास्ट गवर्नमेंट्स नाउ? अब तो अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे आगे चलना है ना। अच्छा निगाह देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह चौधरी साहब ने दुनिया के हर मसले की बात की, यानी कि DGISI से लेकर तो बिजली और गैस और रेलवेज और शेख रशीद साहब की। अगर उन्होंने नहीं बात की तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो आपने उनसे पूछा था कि PDM आखिर क्या कर रही है और एक पेज पे नहीं आ रही, तो उस सवाल को तो वो बड़ी खूबसूरती से टाल गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं है।
मैं बहरहाल आपका सवाल नहीं टालना चाहता, मैं आपको आपके सवाल का ही जवाब दूंगा जो आपने मेरे से पूछा है। और देखिए, इस हुकूमत के अंदर बेशुमार ऐसे काम हैं वो हम देखना नहीं चाहते। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड इस मुल्क का मेरे ख्याल में लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है। मैं अभी सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। आज तक पिछले 70 सालों से हम अपने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को ऊपर पैसे लगाते गए। आधे पैसे ठेकेदार खा गए, आधे पैसे कोई और खा गया। जो पैसे लगे, हसन साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत, कत्ता कलामी के लिए माजरत, लेकिन वो कार्ड मेरे हाथ में आप थमा दें, मुझे उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ अगर आप डॉक्टरों को अच्छा खासा पुलिस से पिटवा रहे हो, वो मसीहा हैं, आप उनको पिटवा रहे हैं, तो हेल्थ कार्ड, हेल्थ किसने देनी है? डॉक्टरों ने, नर्सों ने देनी है ना। देखिए पहले एक बात सुन लें, फिर उस बात पे भी आते हैं। अच्छा, वो जो हेल्थ कार्ड जिसकी आप जो आपके हाथ में थमा दिया, उससे गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो गया। इससे पहले अमीर आदमी क्या करता था, वो उठ के प्राइवेट अस्पताल में जाता था। गरीबों को आप कहते थे चलो भाई तुम सरकारी अस्पताल में, जहाँ कोई हालात नहीं थे। अब आपने उसको हाथ में कार्ड दिया, उसने कहा, हमने कहा द चॉइस इज़ योर्स, यू कैन वॉक इनटू एनी हॉस्पिटल और आप अपना इलाज कराएं। तो इस तरह की लातादाद चीज़ें और हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस नैरेटिव को आप बंद करें कि काम नहीं हुआ। बेशुमार काम हुए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि पास्ट गवर्नमेंट को आप क्यों ब्लेम करते हैं, उसकी भी वजह आप सुन लें। पास्ट गवर्नमेंट का जो शेडो है वो सिर्फ इस हुकूमत को नहीं, वो अगली कई हुकूमतों को हॉन्ट करता रहेगा। जिस हाल पे वो छोड़ के गए मुल्क को, कर्ज़ों का जो लेवल था, जो चीज़ थी, इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि नई हुकूमत को आते ही IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब IMF का प्रोग्राम आता है, आप पे फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज होता है। आप कहते हैं पिछली हुकूमत की बात ना करें। आपने कोई जीरो करके तो काम दिया नहीं, आपने तो हर चीज़ को उड़ा दिया। ठीक है, तो वो तो देखेंगे कि कई आइंदा आने वाली नस्लें इनका जो है कर्ज चुकाती रहेंगी। तो ये बात तो अगले 20 साल चलनी है जो ये करके। अच्छा, वेरी क्विकली मुझे बता दें, मैं उसके बाद तैमूर तालपुर साहब की तरफ भी जाऊंगी, वो भी सुन रहे हैं। वेरी क्विकली, आई जस्ट वांट टू नो कि चलिए ठीक है, पिछली गवर्नमेंट्स बहुत बुरी, मैं हमेशा ये कहती हूँ पिछली गवर्नमेंट्स बहुत बुरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी। नाउ हाफ, मोर देन हाफ ऑफ योर टेन्योर इज गॉन। जिस शैडो की आप बात कर रहे हैं वो पिछली हुकूमतों का है या आपसी चपकलिश का है? आज जहांगीर खान तरीन साहब ने आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया, फवाद चौधरी साहब पंजाब गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बल्दियाती निज़ाम क्या पिछली गवर्नमेंट की गलती थी या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होते हुए बल्दियाती निज़ाम नहीं लेकर आए, कितने सालों से डिलेट चल रहा है? तो ये सारी गलतियां भी तो पिछली गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती ना। कुछ शेयर द लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक विद सी वाला काम नहीं है आप लोगों के साथ। देखिए, कभी भी आप जो भी गवर्नमेंट जो है ना दूध से धुल के भी आ जाएगी ना, तो लोग तो उस पर तनकीद करेंगे। अनिका, तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, तनकीद को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिवली जवाब देना चाहिए। अगर उसमें कोई इस्लाह की गुंजाइश हो तो इस्लाह भी कर लेनी चाहिए। तो ये कहना कि जी उसने इस पर तनकीद की है, इसने उस पर तनकीद की, तनकीद से घबराने की किसमें क्या बात है? अगर कोई अच्छी तनकीद है उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, सही है। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सिचुएशन आपके सामने है, गवर्नमेंट में भी आपस में तनकीद चल रही है, जिसको हसन साहब कह रहे हैं कि वो बड़े खंदा पेशानी के साथ आगे लेकर जानी चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। 2 साल रह गए हैं, घबराने की बात है हुकूमत के लिए या नहीं है? क्योंकि इशारे आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी, कि आप लोग भी अपने घबराने वाली जो सिचुएशन है उसको हटाना चाह रहे हैं और बड़ी स्मूथ सेलिंग करना चाह रहे हैं अगले इंतखाबात में। देखिए जी, जो इनकी कारकर्दगी है वो तो आपके सामने ही है। और मेरे ख्याल से जो मेहनत हमें करनी थी इलेक्शंस के लिए, या जो मेहनत नून लीग को करनी थी अपनी इलेक्शंस के लिए, तो वो तो हमें वैसे ही जो उन्होंने हाशर कर दिया इस मुल्क का, तो उनको किसी को वोट देने नहीं है। जिस तरफ महंगाई चली गई है, जिस पर ये बात भी नहीं करती। जो सबसे इम्पोर्टेंट आज एक पाकिस्तानी का प्रॉब्लम है वो आज की महंगाई है। हर चीज को बर्दाश्त कर लिया जा सकता है पर महंगाई को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मुझे बड़ी हैरत होती है, वो लोग कर्जों की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है जी, पिछले दौरों में भी कर्जा लिया होगा, पर आपने तो 3 साल में
उतना कर्जा लिया है जितना हमने 70 साल में लिया था। यानी कि 70 साल के कर्जे को आपने बीट कर दिया है, अपने 3 साल में वो करप्शन की है। आप आए थे करप्शन खत्म करने, आपको फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं कि आपने 117वें नंबर से अब 124th मोस्ट करप्ट नेशंस पे आप पाकिस्तान को ले गए। तो फिर आपको वोट किसी ने क्यों दिया, और अगर किसी ने आपको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट क्यों किया? महंगाई वही पहले से बदतर, कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। करप्शन आपकी वो भी आ गई है, लेकिन तैमूर तालपुर साहब, जो लोगों को तनकीद ये वाली तब अच्छी लगती है, और जो आपने खुदकुशी करनी थी, तनकीद तब ये लोन वाली लेने से अच्छी पहले लगती है तो लोगों कि की तो जब अपने जब तादाद जो लगानी। जमात प्रॉब्लम अपने जमाने में बड़ी चीजों को स्मूथ कर रही हो। आपको याद है कराची के अंदर 24-24 घंटे 2-2 दिन बिजली जाया करती थी, के इलेक्ट्रिक के मसले चल रहे थे, आप लोगों का ज़माना था। आपको याद है कि आपकी गवर्नमेंट जाने से पहले ये खबरें और ये हकाइक पे मबनी खबरें थी मौजूद कि आप जो सर्कुलर डेट छोड़ के जा रहे हैं वो अगली हुकूमतों के लिए जिन की तरह मंडलाता रहेगा उनके सर पे, और PMLN के साथ भी फिर वही हुआ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ज़माने में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और इन्होंने आकर सारी की सारी उसको मट्टी से गंदा कर दिया? बिल्कुल कह रहा हूं कि हमसे भी बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती थी, हम अगर मेहनत करते और भी बेहतरी ला सकते थे। पर कम से कम मैं फख्र से कहता हूं कि हमारे दौर में पाकिस्तानियों का ये हाल नहीं था। वो सोचने से पहले 2 वक्त की रोटी खाते थे, वो अपनी बिजली का बिल अफोर्ड थर वाले आपसे डिफर करते हैं तालपुर साहब, थर वाले आपसे डिफर करते हैं। 2 वक्त की रोटी होती तो वहां मैल नरिशमेंट से लोग अमवात के मुंह में ना जा रहे होते। अगर थर के लोग हम में से खुश ना होते तो पूरे थर की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर बार जीत के नहीं आती। हर बार थर के लोग, उमरकोट के लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वहां खड़ी होती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को मेरे वालिद हराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 की लीड से हराया उनको। आपके अरबाब गुलाम रहीम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी कोई 35-36 हजार की लीड से वहां से हराया है। तो अगर हमसे लोग खुश ना होते तो हमें वोट ना दे रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह जो पिक्चर आप देखते हैं उतनी खराब नहीं है, बहुत बेहतर है। हमारे पास ये जो आप हेल्थ कार्ड की बात करेंगे, एक पूरा इनका करप्शन का निजाम इन लोगों ने बनाया है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा उनके पैसे कहाँ निकल रहे हैं जो उन्हें खर्च ही नहीं किए। हेल्थ का सिस्टम देखना है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कम एंड विजिट NICVD कराची और कम एंड विजिट द अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वी मेड, नॉट जस्ट इन कराची, इन उमरकोट, इन टर्नो मोहम्मद खान। आप गम्बट की बात भी करेंगे भी, लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि हेल्थ हम लोगों ने ये किया, उन लोगों ने ये नहीं किया। दिस इज द कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन 2 साल रह गए इंतखाबात में, इन 2 साल के अंदर अंदर अवाम ने अपना माइंड बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए बहुत सारी सियासी जमातें तैयारी भी पकड़ बैठी हैं। ब्रेक के बाद इसी को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेल्थ कार्ड वर्सेस अस्पताल जो सरकारी बनाए हैं तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके हवाले से अब ये कंपटीशन तो चल रहा है। लेकिन चौधरी साहब, प्रॉब्लम इज़ कि अवाम इस वक्त बड़ी मायूस बैठी है महंगाई की वजह से। वो कहते हैं ना ऑपोजिशन हमारी आवाज़ बुलंद करने को तैयार है, वो सारे अपने अपनी सियासत में लगे हुए हैं, और ना हुकूमत हमारी महंगाई के ऊपर जो रीजंस देती है कि नहीं अभी भी हम साउथ एशिया के अंदर सबसे सस्ते मुल्कों में से शामिल हैं, अभी भी हमारी पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं बाकी ममालिक के कंपैरिजन में कम है। तो कौन सुनेगा? आप लोगों को भी वोट दिया, हुकूमत को भी वोट दिया, अवाम सवाल कर रहे हैं कि हमारा सवाल कब कौन करेगा। बहुत खूब। देखिए, ऑपोजिशन जब हुकूमत में थी, जब हम हुकूमत में थे, हमें 12-14 घंटे की, 24 घंटे की लोड शेडिंग मिली। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, इससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। हमने अपने 5 साल के अंदर उसे ख़त्म किया, नए कारखाने लगाए और बिजली की पैदावार मुल्क में वाफिर मौजूद है, लोग अपना कारोबार कर सकें। हमने 5 साल के अंदर LNG की सूरत में जो इंपोर्ट करके लाए, गैस के बहरान का भी ख़ात्मा किया और लोगों को उसमें भी आसानी हुई। हमने पंजाब के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ कायम की। आज आप ज़रा चेक करें कि डेंगू का टेस्ट कितने में हो रहा है लाहौर के अंदर। आप चेक करें कि ये आपको इससे पहले जो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना पड़ता था वो कितने का। शौकत खानम समेत शहबाज शरीफ साहब ने 60 रुपये पे रखा था डेंगू का टेस्ट। अभी ज़रा हुकूमत पंजाब के कोरोना वायरस के टेस्ट का आप कैसे वो ले सकते हैं क्रेडिट? मैं डेंगू वायरस, हमने कोरोना की भी बात की नहीं, मैंने आपको 2 चीज़ें कही हैं। पहले डेंगू का कहा है कि उसका टेस्ट 60 रुपये में होता था शौकत खाना में भी, और कोरोना का मैंने ये कहा कि कितना महंगा टेस्ट हुआ।
अब डेंगू की भी ज़रूरत पड़ी है। ज़रा पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बताएं कि आज हुकूमती अस्पतालों में हेल्थ कार्ड अभी कहाँ पहुँचा, कितने लोगों को पहुँचा, वो एक अलग दास्तान है। वो कितने लोग उससे मुस्तफीज हो रहे हैं डेंगू के मुतलका। अच्छा हसान साहब, सवाल आपके सामने रख दिया। ऑपोजिशन अक्सर औकात अनफॉर्चुनेटली नेशनल असेंबली के अंदर या असेंबली के अंदर तो नहीं आप लोग आपस में एक दूसरे के सवाल के जवाब सही से दे पा रहे होते, लेकिन ये सवालात जो सामने रखे हैं चौधरी साहब ने, इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, 900 अरब रुपया इस साल PSDP है, 560 अरब जो है वो पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही जी बिजली की। आपने तो अनिका खुद इस बात की तरफ इशारा कर दिया है, वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं हमारे सर के ऊपर, आपको पता है कि जो महंगाई की लहर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार तो बिजली की कीमतों का है। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं, ये तो लिखी पड़ी बात है। अब इसको कोई ना मानना चाहे तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि जो तरक्याती काम पंजाब में जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ बनी है, साउथ जनूबी पंजाब जिनको इन्होंने इग्नोर करके रख दिया था पंजाब के अंदर, उनका पूरा मॉडल शहबाज शरीफ साहब का तख्ते लाहौर के इर्द गिर्द उसको मुज़य्यन करने पे था, और बाकी पूरा भक्कर, लिया, मियाँ वाली, DG खान, राजरपुर, मुजफ्फरगढ़, वहाँ के जो सारे लोग थे उनको तो उन्होंने कभी पंजाब का हिस्सा समझा नहीं। आपने भी तो साउथ पंजाब से बड़े वादे किए थे कि हम आपको 100 दिन के अंदर सूबा अलग बन जनूबी गया, पंजाब सेक्रेट सूबा बन गया। बना कर देंगे, वो उसका क्या बना? उसका अभी वादे आपको तो बता सारे दें कि- करते हैं, वफा कोई नहीं करता। जी देखिए, आप आए अनिका, आपको जनूबी पंजाब लेके चलते हैं, आपको जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट दिखाते हैं। जनूबी पंजाब का अलग रिंग फेंस बजट है, अफसरान वहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। नाराजगी हो या ना हो, अगले इंतखाबात में इसका फायदा कौन उठाने वाला है? देखिए जी, हम बहुत टैक्टफुली चल रहे हैं क्योंकि हम सियासी लोग हैं। वी आर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। आप हमारे यहाँ ये नहीं सुनेंगी देखेंगी एक बुज़दार साहब की टीम बनी हुई है, दूसरी उनको उल्टा सीधा अलग पलट कह रही है। आपके जहांगीर तरीन साहब की अलग टीम बनी हुई है, आपके शेख रशीद साहब की अलग टीम बनी हुई है। तो वी वर्क एज अ टीम, वी टेक कलेक्टिव डिसीजंस। इसी वजह से आज हर कोई तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज बहुत अच्छी, बहुत सिंपल और बहुत प्योर है। हमें जहाँ पे लड़ना है हम लड़ रहे हैं। कहाँ पे लड़ना है जहाँ पे आपने? हुकूमत को क्रिटिसाइज, कहाँ पे लड़ना है और कहाँ पे नहीं PTI लड़ना है, जरा ये बता दीजिएगा। ये जो हमारा ऑपोजिशन PTI के साथ है उसमें हमने कहीं कोई इनको एक सूद की भी रियायत दी है? 2 साल के अंदर इंतखाबात होंगे या उससे पहले हो जाएंगे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वेरी सून विल डिस्कस। कुछ खबरें हैं जो कि आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर भी करनी है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।